हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा का ब्रह्मास्त्र। इतिहास के ऐसे 50 सवाल जो विभिन्न परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं, आज हम उनके बारे में यहां पर चर्चा करने वाले हैं। अगर आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल के साथ एसएससी, जीडी या फिर कोई सा भी एक दिवसीय एग्जाम है तो आज की क्लास से आपकी परीक्षा में आपको 8 से 10 नंबर हूबहू देखने को मिलने वाले हैं। सारे सवाल अपनी कॉपी के अंदर आप नोट करके रखिएगा और जो मैं एडिशनल जानकारी आपको देने वाला हूं उसको भी आप नोट कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपने 50 सबसे ज्यादा बार पूछे गए सवाल। हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि उपनिषदों की संख्या कितनी बताई गई है। 108 है, 6 है, 4 है, 18 है। दोस्तों आपको याद रखना है जो उपनिषद होते हैं इनकी संख्या बताई गई है 108। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर हम दोस्तों ऑप्शंस की बात करें तो 6, ये दोस्तों क्या है? वेदांग। अगर आपसे परीक्षा में पूछ लिया था वेदांग कितने हैं तो आपका आंसर होना चाहिए 6। और दोस्तों वेद कितने हैं तो बच्चा बच्चा जानता है, वेद हैं दोस्तों 4। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। और दोस्तों 18 क्या हैं? 18 हैं आपके पुराण। इसको भी आप नोट कर लिया, ये सवाल भी परीक्षाओं में कई बार आपसे पूछा गया है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है सबसे प्राचीनतम वेद किसको माना गया है? ऋग्वेद को, यजुर्वेद को और सामवेद को, अथर्ववेद को। दोस्तों आपको बता दें जो सबसे प्राचीनतम वेद है वो दोस्तों आपका माना गया है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर हम दोस्तों बात करें ऋग्वेद की तो दोस्तों इसके अंदर कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। इसको भी आप नोट करेंगे। अगर आपके पेपर में आता है कि ऋग्वेद के अंदर कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं और 1028 कितना? 1028 सूक्ति हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छे आंकड़े हैं सारे के सारे। और दोस्तों आपको बता दें जो मंत्रों का उल्लेख है वो ऋग्वेद में मिलता है। और दोस्तों ये किसके अंदर? ये सामवेद, इसके अंदर दोस्तों संगीत का उल्लेख मिलता है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, किसको समर्पित है? सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको यही पता होना चाहिए कि गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में किया गया है? तीसरे मंडल में किया गया है। और ये किसको समर्पित है? ये दोस्तों समर्पित है सावित्री को। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि राज तरंगिणी निम्नलिखित में से किसकी पुस्तक है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के प्रैक्टिस सेट का, परीक्षा में कई बार रिपीट हुआ है। कल्हड़ की पुस्तक है, विशाख दत्त की पुस्तक है, तुलसीदास की पुस्तक है, बाण भट्ट की पुस्तक है। दोस्तों आपको बता दें जो राज तरंगिणी है वो दोस्तों कल्हड़ की पुस्तक है। किसकी? कल्हड़। कल्हड़ आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। और दोस्तों आपको याद होगा जम्मू कश्मीर का इतिहास इस राज तरंगिणी पुस्तक में ही लिखा हुआ है। अगर हम दोस्तों बात करें विशाख दत्त की तो मुद्रा राक्षस, बहुत फेमस पुस्तक है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस। और बाण भट्ट की पुस्तक है कादम्बरी। कादम्बरी किसकी पुस्तक है? ये बाण भट्ट की पुस्तक है। इसको भी आप याद रखिएगा, परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के, हर्षवर्धन के, अशोक के, बिंदुसार के। दोस्तों आपको बता दें जो चीनी यात्री फाहियान था वो दोस्तों आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए, अगर आपके ऑप्शन में चंद्रगुप्त द्वितीय देकर रखा हो तो दोस्तों आपके ऑप्शन में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य देकर रखा होगा तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को ही चंद्रगुप्त द्वितीय कहते हैं, आप सब जानते होंगे। अगर हम बात करें हर्षवर्धन की तो दोस्तों ह्वेनसांग। अगर आपसे पूछा जाए जो ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? ये दोस्तों हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। अगला सवाल दोस्तों, अगला सवाल पूछा गया, ये देखिए वही सवाल आ गया हमारे सामने। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मैंने अभी आपको बताया हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। इसको आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों ये कौन है? कुमारगुप्त। तो आपको याद होगा नालंदा विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने की थी। और ये समुद्रगुप्त कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? वीणा। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया आपकी परीक्षा में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की। अगर आप क्लास को पहली बार देख रहे हो तो क्लास को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबाइएगा ताकि आने वाली सारी क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और जिस किसी भी बच्चे का यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है, क्लासेस को मिस मत कीजिएगा। 100% आपको सफलता दिलाएंगी सारी क्लासेस। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसको कहा गया है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
राखाल दास बनर्जी को कहा गया है, दयाराम साहनी को कहा गया है, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा गया है। तो दोस्तों आपको याद होगा ये भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह कहा गया है, सर अलेक्जेंडर कनिंघम आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों आपको याद होगा दयाराम साहनी, इन्होंने क्या किया था, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। कब की थी? 1921 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1921 में की थी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज। और ये राखाल दास बनर्जी क्यों फेमस है? तो आपको याद होगा मोहनजोदड़ो की खोज की थी राखाल दास बनर्जी ने। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है समुद्रगुप्त कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो मैंने अभी आपको बताया था समुद्रगुप्त क्या बजाते थे? वीणा बजाते थे। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? वीणा आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब दोस्तों आपको याद होगा सितार वादक कौन है? पंडित रविशंकर। याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण नाम है ये, पंडित रविशंकर का संबंध है सितार वादक। तबला वादक कौन है? जाकिर हुसैन, इनका भी नाम आप याद रखिएगा, जाकिर हुसैन। एक है दोस्तों किशन महाराज, ये बहुत फेमस नाम है ये, किशन महाराज। और दोस्तों अल्लाह रखा खां, अल्लाह रखा खां, अल्लाह रखा खां, जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन। ये तीन नाम आप नोट कर लीजिएगा, परीक्षाओं में न जाने कितनी बार रिपीट हुए तीनों नाम। अल्लाह रखा खां, जाकिर हुसैन और किशन महाराज, इन सबका संबंध है तबला वादक। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी, सरस्वती नदी, सिंधु नदी, साबरमती नदी। दोस्तों आपको याद होगा जो लोथल है वो किस नदी के किनारे स्थित है? वो दोस्तों आपका भोगवा नदी के किनारे स्थित है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब दोस्तों आपको याद होगा ये सिंधु नदी, सिंधु नदी के दोस्तों कौन सा स्थल है? हड़प्पा। जो हड़प्पा स्थल है वो दोस्तों कहां पर स्थित है? सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसको भी आप याद रखिएगा, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, चनहुदड़ो हो गया, ये सब सिंधु नदी के तट पर स्थित हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। धौलावीरा किस नदी के किनारे स्थित है? लूनी नदी, कावेरी नदी, यमुना नदी, सिंधु नदी। दोस्तों आपको याद होगा जो धौलावीरा है वो किस नदी के किनारे स्थित है? वो लूनी नदी के किनारे स्थित है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? लूनी नदी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसको आप याद रखिएगा, परीक्षाओं में रिपीटेड क्वेश्चन है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि नर्तकी की कांस्य की मूर्ति, नर्तकी की कांस्य की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो, रोपड़, कालीबंगा या फिर राखी गढ़ी। दोस्तों आपको याद होगा जो नर्तकी की कांस्य की मूर्ति है वो कहां से प्राप्त हुई थी? दोस्तों हमको मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ये सवाल दोस्तों न जाने परीक्षाओं में कितनी बार आपसे पूछा गया कि नर्तकी की जो कांस्य की मूर्ति है वो हमें कहां से प्राप्त हुई? वो दोस्तों आपका हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। अब दोस्तों आपको याद होगा रोपण से दोस्तों क्या प्राप्त हुआ था? तो आपको याद होगा कि कुत्ते के साथ मनुष्य को दफनाए जाने का दोस्तों जो साक्ष्य हैं वो दोस्तों रोपण से प्राप्त हुए थे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता, इंद्रप्रस्थ, कृष्ण पुराण या महापुराण। तो दोस्तों बच्चा बता देगा। महाभारत का दोस्तों जो पुराना नाम है उसको कहा गया है जय संहिता। तो जय संहिता आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसको भी आप याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों पहली जैन समिति कहां पर हुई थी? यहां पर समिति नहीं होगा, यहां पर संगीति होगा। पहली जैन संगीति ये दोस्तों कहां पर हुई थी? तो मैंने आपको बताया भी था, पहली जैन संगति हुई थी पाटलिपुत्र में, और दूसरी वाली कहां पर हुई थी? वल्लभी में हुई थी। इसको भी आप याद रखिएगा। और महात्मा जो महावीर स्वामी हैं ये दोस्तों जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? ये दोस्तों 24वें तीर्थंकर थे। कौन से? 24वें तीर्थंकर थे। और जो महावीर स्वामी हैं इनके बचपन का क्या नाम था? वर्धमान इनके बचपन का नाम था। इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई? साल का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, ताड़ का वृक्ष या अशोक का वृक्ष? दोस्तों आपको याद होगा जो महावीर स्वामी हैं इनको दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति हुई थी साल के वृक्ष के नीचे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया था? ये लीजिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्राकृत भाषा, पाली भाषा, संस्कृत भाषा या फारसी भाषा? दोस्तों आपको बता दें जो महावीर स्वामी हैं इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था आपका प्राकृत भाषा में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। और दोस्तों महावीर स्वामी को किस नाम से जानते हैं? जिन नाम से जानते हैं। क्या महावीर स्वामी को जिन कहते हैं? और जिन का अर्थ क्या बताया गया? विजेता। क्या बताया गया है?
विजेता बताया गया। और ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी की परीक्षा में पूछा गया था, बिहार टीचर वाली परीक्षा में। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि पहली बौद्ध संगति कहां पर संपन्न हुई थी। ये लीजिए आपकी परीक्षा का सवाल, रट डालिए, परीक्षा में छपेगा सवाल। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। दोस्तों आपको बता दें जो पहली वाली जैन संगति हुई थी वो हुई थी राजगृह में, दूसरी वाली कहाँ हुई थी वैशाली में, तीसरी वाली पाटलिपुत्र में, चौथी वाली कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। ये तो दोस्तों हो गए आपको कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ ये किसके किसके समय हुई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। पहली वाली दोस्तों किसके समय हुई थी, अजातशत्रु। पहली वाली जैन संगति किसके समय था, अजातशत्रु। दूसरी वाली कालाशोक, दूसरी वाली हुई थी आपका कालाशोक के समय। तीसरी वाली दोस्तों आपकी हुई थी अशोक के समय, और चौथी वाली हुई थी कनिष्क के समय, कनिष्क। इसको भी आप याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सारे के सारे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, मक्खली पुत्र गोसाल के द्वारा, जमाली के द्वारा, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपको बता दें जो आजीवक संप्रदाय है इसकी स्थापना हुई थी मक्खली पुत्र गोसाल के द्वारा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था, देवभूति, पुष्यमित्र शुंग, बिंबिसार या कडफिसस है। दोस्तों शुंग वंश परीक्षाओं में कई बार पूछा गया सवाल है। शुंग वंश का जो अंतिम शासक था वो था दोस्तों आपका देवभूति। तो देवभूति आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर हम दोस्तों बात करें शुंग वंश के संस्थापक कौन थे, पुष्यमित्र शुंग। अगर आपसे संस्थापक पूछे तो आप आंसर लगाएंगे पुष्यमित्र शुंग, लेकिन अंतिम शासक आपसे पूछा तो देवभूति आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों आपको याद होगा बिंबिसार, ये दोस्तों कौन से वंश के संस्थापक थे, हर्यक वंश। अगर आपसे पूछा जाए हर्यक वंश के संस्थापक कौन है, बिंबिसार हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मौर्य काल में द्रोण का प्रयोग किसके लिए होता था, अनाज की माप के लिए, कपड़े की माप के लिए, एक प्रकार का कर हुआ करता था कि एक प्रकार का विवाह हुआ करता था। दोस्तों आपको बता दें जो मौर्य काल था इसमें जो द्रोण शब्द का प्रयोग करते थे वो दोस्तों एक प्रकार की अनाज की माप के लिए करते थे। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सातवाहन वंश का शासक कौन था, सिमुक, सिंह विष्णु, दंतिदुर्ग, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सातवाहन वंश इसके शासक कौन थे, तो आपको याद रखना है सिमुक आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर हम दोस्तों बात करें सिंह विष्णु, ये दोस्तों चोल वंश के शासक कौन थे, सिंह विष्णु। दंतिदुर्ग दोस्तों कौन से थे, राष्ट्रकूट वंश दोस्तों ये दंतिदुर्ग इसके शासक थे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है भारत का आइंस्टीन किसको कहा गया है, नागार्जुन, कौटिल्य, हरिसेन, अमीर खुसरो। दोस्तों आपको याद होगा जो भारत का आइंस्टीन ये किसको कहा गया, ये दोस्तों कहा गया नागार्जुन को। तो नागार्जुन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों आपको याद होगा अमीर खुसरो, एक क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि किस कवि को 10 सुल्तानों का संरक्षण प्राप्त है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, ये दोस्तों सितार बजाते थे। कौन सा, सितार। इसको भी आप थोड़ा याद रखिएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय चिकित्सा का विश्वकोश किसको कहा गया है, चरक संहिता को कहा गया, पतंजलि को कहा गया कि कणाद को कहा गया। तो दोस्तों बच्चा बता देगा भारतीय चिकित्सा का जो विश्वकोश है वो कहा गया है चरक संहिता को। तो चरक संहिता आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरिसेन जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की है किसके दरबारी कवि थे, ये लीजिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले सवाल आपसे यही पूछ लेगा कि हरिसेन जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति की लेख की रचना की, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना किसने की, तो आपका आंसर होगा हरिसेन। किसके दरबारी कवि थे, समुद्रगुप्त के, विक्रमादित्य के या फिर चंद्रगुप्त के। तो आपको याद रखना है ये समुद्रगुप्त के थे। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भीतर गांव के मंदिर कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है, जल्दी, या कर्नाटक में स्थित है। क्या होगा आपका राइट आंसर, जल्दी से बताएं। दोस्तों ये भीतर गांव के मंदिर न जाने परीक्षाओं में कितनी बार आपसे पूछे गए हैं, तो आपको नोट करना है जो भीतर गांव के मंदिर हैं वो दोस्तों आपके स्थित हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो मैंने अभी आपको बताया था नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है, कुमार गुप्त ने की है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, कुमार गुप्त आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसको भी आप याद रखिएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किरातार्जुनियम की
किरातार्जुनीयम रचना किसके द्वारा की गई? महर्षि महाकवि भारवी के द्वारा, बाणभट्ट के द्वारा, तुलसीदास के द्वारा, कल्हड़ के द्वारा। दोस्तों किरातार्जुनीयम ये रचना किसने की है, जल्दी से बताएं। ये रचना है दोस्तों महाकवि भारवी के द्वारा की गई है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। बाणभट्ट की, तुलसीदास की, कल्हड़ की, दो मैंने अभी आपको बता दी हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अरबों के आक्रमण के समय पल्लव वंश का शासक कौन था? नरसिंह वर्मन द्वितीय थे, सिंह विष्णु थे कि सिमुक थे? दोस्तों याद रखिएगा, जब अरबों का आक्रमण हुआ था उस समय पल्लव वंश का शासक था नरसिंह देव द्वितीय, नरसिंह वर्मन द्वितीय। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि क्या कहलाती थी? चतुर्वेदी मंगलम कहलाती थी, ब्रह्मदेव कहलाती थी, यातुधान कहलाती थी, दान युक्त भूमि कहलाती थी? दोस्तों आपको बता दें, जो ब्राह्मणों को कर मुक्त भूमि प्रदान की जाती थी उसको कहते थे चतुर्वेदी मंगलम। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों आपको ये यातुधान, ये परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है हिंदी के, आपको याद रखना है। इसका मतलब होता है राक्षस। तो आपसे ये परीक्षा में पर्यायवाची के तौर पर पूछा जा सकता है कि यातुधान किसका दोस्तों पर्यायवाची है? ये राक्षस का पर्यायवाची है यातुधान। इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? कृष्ण प्रथम ने कराया, चंदेल शासक ने कराया, या फिर राजराज प्रथम ने कराया? ये लीजिए एक और लल्लन टॉप सवाल जो आपकी परीक्षा में आपको नंबर दिलाएगा। दोस्तों एलोरा के जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर हैं वो दोस्तों कहाँ पर स्थित है? इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। तब तक दोस्तों मैं आपको बताता हूं इसका आंसर। ये कैलाश मंदिर है, ये कृष्ण प्रथम के द्वारा बनाए गए थे। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अब दोस्तों चंदेल शासक से आपको याद आ रहा होगा खजुराहो के मंदिर, खजुराहो। और खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? आप बच्चा बता देगा, मध्य प्रदेश में स्थित है, छतरपुर में। राजराज प्रथम इन्होंने तो चोल वंश के साथ, अगर आपको याद होगा चोल वंश के शासक कौन थे? राजराज प्रथम। इन्होंने बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था, बृहदेश्वर। तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया? राजराज प्रथम। कौन थे? चोल वंश के शासक थे। चंदेल राजाओं ने खजुराहो के मंदिर बनवाए थे। और एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर ये दोस्तों कृष्ण फर्स्ट ने बनवाए थे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चालुक्य वंश का अंतिम शासक कौन था? कीर्तिवर्मन द्वितीय, पुलकेशिन प्रथम, बर्बरीक या शिमुक? दोस्तों आपको बता दें, जो चालुक्य वंश है इसका अंतिम शासक है कीर्तिवर्मन द्वितीय। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ ले चालुक्य वंश का दोस्तों संस्थापक कौन है, तो आप आंसर देंगे पुलकेशिन प्रथम। आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो पुलकेशिन प्रथम कौन है? ये चालुक्य वंश के संस्थापक हैं। उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया होगा। दोस्तों बर्बरीक क्या है? तो दोस्तों आपको याद होगा किरात वंश, ये दोस्तों किरात वंश, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया उत्तर प्रदेश की। किरात वंश से संबंधित कौन है? ये बर्बरीक हैं। इसको भी आप याद रखिएगा, ये किरात वंश के पहले राजा थे बर्बरीक। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? महमूद गजनी था, इल्तुतमिश था, कुतुबुद्दीन ऐबक था? दोस्तों आपको बता दें, जो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला सुल्तान, तो आपको याद रखना महमूद गजनी था। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? महमूद गजनी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों अगर आपको याद होगा इल्तुतमिश, दोस्तों इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? तो आपको याद होना चाहिए दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था इल्तुतमिश ने। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने दोस्तों किसको राजधानी बनाया था? लाहौर को। इसको भी आप कहीं पर लिख लें, परीक्षा में ये क्वेश्चन भी आपसे बहुत बार पूछे गए हैं। लाहौर को राजधानी बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और दिल्ली को अपनी पहली बार राजधानी बनाया था इल्तुतमिश ने। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अल बरूनी, फिरदौसी, फारूकी, उतवी किसके दरबार में रहते थे? महमूद गजनी के, मोहम्मद गौरी के, सिकंदर के? तो दोस्तों याद रखिएगा, ये महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था? 1191, 1192, 1193, 1194, 1195? दोस्तों आपको बता दें, जो तराइन का पहला युद्ध हुआ था वो हुआ था आपका 1191 ईस्वी में। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे किसके किसके बीच में हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें दोस्तों पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी, मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। उसके बाद होता है तराइन का दूसरा युद्ध, और दोस्तों इसके अंतर्गत पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी, मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी किसको बनाया? यहां पर थोड़ा सा ठीक कर लेंगे आप। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी किसको बनाया? तो मैंने अभी आपको बताया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। और दोस्तों दिल्ली को किसने बनाया था? इल्तुतमिश। श्री को किसने बनाया था? श्री को। तो दोस्तों आपको याद होगा खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने श्री को अपनी राजधानी बनाया था। काबुल को अपनी राजधानी किसने बनाया था? दोस्तों जल्दी से बताएं।
आप बताएं काबुल का मकबरा, दोस्तों ये काबुल में किसका मकबरा स्थित है, ये बताएं आप सवाल। काबुल में किसका मकबरा स्थित है, इसका आंसर आपको कमेंट कर कर बताना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कुब्बत उल इस्लाम, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, इस दोनों का निर्माण किसने कराया? दोस्तों आपको बता दें दिल्ली सल्तनत की पहली मस्जिद थी कुब्बत उल इस्लाम, और दोस्तों अढ़ाई दिन का झोपड़ा इनका निर्माण कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर दोस्तों आपसे पूछे कुतुब मीनार, कुतुब मीनार, दोस्तों ये कुतुब मीनार है, इसका निर्माण किसने कराया था? इसका निर्माण कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन इसको पूरा किसने कराया? इसको पूरा कराया इल्तुतमिश ने। लेकिन सबसे लल्लन टॉप सवाल बनता है, इसको दोस्तों रिनोवेट किसने कराया? इसको रिनोवेट, ये सवाल अच्छा है, इसको रिनोवेट किसने कराया था? तो इसको रिनोवेट कराया था फिरोज शाह तुगलक ने। किसने कराया था? फिरोज शाह तुगलक ने इसको रिनोवेट कराया था। इसको भी आप याद रखिएगा, ये सवाल भी आपसे परीक्षा में पूछा गया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी किसको बनाया? तो दोस्तों देर नहीं करेंगे, दिल्ली को बनाया। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा दिल्ली। अगला क्वेश्चन, सजदा और पैबोस प्रथा किसके द्वारा शुरू की गई? ये लीजिए एक और लल्लन टॉप सवाल, बैक टू बैक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों सजदा और पैबोस प्रथा है वो किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो आप सबको पता होना चाहिए, ये दोस्तों बलबन के द्वारा शुरू की गई थी। किसकी? बलबन के द्वारा शुरू की गई थी सजदा और पैबोस प्रथा। और दोस्तों इन प्रथा में होता क्या था? सजदा का मतलब होता था कि कोई भी व्यक्ति राजा के सामने अपने घुटनों के बल बैठेगा और राजा को प्रणाम करेगा। और पैबोस का अर्थ होता था कि कोई भी व्यक्ति राजा के पैरों को चूम कर उसको दोस्तों प्रणाम करेगा, उसको दोस्तों सम्मान देगा। ये थी सजदा और पैबोस की प्रथा। अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो तथा अमीर हसन किसके दरबारी कवि थे? बलबन के, अलाउद्दीन खिलजी के, फिरोज शाह तुगलक के। दोस्तों अमीर खुसरो या अमीर हसन, ये दोनों किसके दरबारी कवि थे? तो आपको याद रखना है, ये थे दोस्तों आपके बलबन के। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसको भी आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मूल नियंत्रण प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, औरंगजेब, अकबर। दोस्तों आपको याद होगा मूल नियंत्रण प्रणाली, और ये परीक्षा में कई बार पूछा गया सवाल है, ये मूल नियंत्रण प्रणाली वाला। और दोस्तों ये किसके द्वारा लागू की गई थी? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों एक सवाल परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है, दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला वंश कौन सा था? तुगलक वंश। सबसे कम समय तक शासन किसने किया था? खिलजी वंश ने। ये दोनों सवाल भी आपको याद रखने हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं ये। अब दोस्तों मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, काबुल में दोस्तों किसका मकबरा स्थित है? तो आप लिख लें कहीं पर, काबुल में दोस्तों आपका बाबर का मकबरा स्थित है। किसका? बाबर का मकबरा स्थित है काबुल के अंदर। परीक्षा में कई बार सवाल पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि जमैयत खाना, अलाई दरवाजा, सिरी का किला किसके द्वारा बनवाया गया? तो दोस्तों आपको याद होगा जमैयत खाना हो गया, अलाई दरवाजा हो गया, सिरी का किला हो गया, ये सब के सब अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाए गए थे। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? अबुल हसन, अली गुरशाह, फरीद खां, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपको बता दूं जो अमीर खुसरो थे इनका मूल नाम था अबुल हसन। तो अबुल हसन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अली गुरशाह ये दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का नाम था। अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम क्या था? अली गुरशाह। फरीद खां, शेर शाह सूरी, इनका दोस्तों वास्तविक नाम क्या था? फरीद खां। इसको भी आप थोड़ा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय किसको दिया जाता है? अमीर खुसरो को, समुद्रगुप्त को, कि जाकिर हुसैन को? तो दोस्तों आपको बता चुका हूं, अमीर खुसरो को सितार और तबले के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, नहरों का निर्माण करने वाला पहला शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, या फिर अलाउद्दीन खिलजी? ये सवाल थोड़ा अच्छे लेवल का सवाल है, जल्दी से बताएं। नहरों का निर्माण करने वाला पहला शासक कौन था? तो आपको दोस्तों याद रखना है गयासुद्दीन तुगलक आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। इन्होंने नहरों का निर्माण सबसे पहले किया था, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मलिक या गाजी की उपाधि धारण किसने की थी? जल्दी से बताएं। गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, या अलाउद्दीन खिलजी? दोस्तों आपको बता दें जो मलिक या फिर दोस्तों गाजी का टाइटल धारण किया था गयासुद्दीन तुगलक ने। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? गयासुद्दीन तुगलक आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहां स्थानांतरित की? देवगिरी, श्री, काबुल? दोस्तों आपको बता दें जो मोहम्मद बिन तुगलक था इसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थापित की थी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? देवगिरी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
इब्न बतूता जो मोरक्को का निवासी था किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। दोस्तों आपको बता दें जो इब्न बतूता था और दोस्तों मोरक्को का निवासी था, भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। और इब्न बतूता की एक बहुत फेमस पुस्तक है रहेला। कौन सी? रहेला पुस्तक दोस्तों इब्न बतूता की बहुत फेमस पुस्तक है, परीक्षा में कई बार पूछी गई है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या गयासुद्दीन तुगलक? दोस्तों आपको बता दें जजिया तो पहले से ही लिया जाता था, लेकिन बच्चों और ब्राह्मणों से जजिया नहीं लिया जाता था। लेकिन दोस्तों ये फिरोज शाह तुगलक ने इसने दोस्तों क्या किया? सबसे जजिया लागू करने लगा। ये तो आपका राइट आंसर क्या होगा? फिरोज शाह तुगलक आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों आपको बता दें जजिया पर प्रतिबंध किसने लगाया था? जजिया पर प्रतिबंध लगाया था अकबर ने। किसने लगाया था? जजिया पर प्रतिबंध लगाया था अकबर ने। लेकिन जजिया को फिर से लागू किसने किया था? औरंगजेब ने जजिया को फिर से लागू कर दिया था। इसको भी आप याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा गया है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी? दोस्तों आपको याद होगा दिल्ली पर पहला प्रथम अफगान राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? बहलोल लोदी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? बहलोल लोदी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने की थी। आगरा शहर की स्थापना, आगरा शहर की स्थापना की है सिकंदर लोदी ने। अगला सवाल, गुरु लिखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला पहला मुस्लिम कौन था? सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी? जल्दी से बताएं। दोस्तों जो गुरु लिखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला प्रथम मुस्लिम था सिकंदर लोदी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सिकंदर लोदी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे और इस क्वेश्चन को अपने आप से आप एक बार रीचेक जरूर कर लेंगे कि इसका आंसर कहीं बहलोल लोदी तो नहीं होने वाला है। इसको आप एक बार रीचेक करेंगे, उसका आंसर कमेंट कर आप मुझे बताएंगे। अगला क्वेश्चन, आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, होम रूल लीग मूवमेंट किस वर्ष से संबंधित है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1917, 1916, 1918, 1919? दोस्तों आपको बता दें जो होम रूल लीग मूवमेंट हुआ था वो हुआ था 1916 में। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। और 1916 में एक चीज और हुई थी, लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजमूदार। और होम रूल लीग मूवमेंट किससे संबंधित है? पंडित बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। इसको भी आप याद रखिएगा। 1918 में क्या हुआ था दोस्तों? आपको याद होगा खेड़ा आंदोलन। 1917 में चंपारण सत्याग्रह। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड और रोलैक एक्ट और मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड अधिनियम। ये तीनों चीजें 1919 से संबंध रखती हैं। ये थे दोस्तों आज इतिहास के 50 सवाल जो परीक्षाओं में कई बार आपसे पूछे गए हैं। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबाइएगा ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। दोस्तों मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर हिंदी के टॉप 100 ऐसे सवाल आपको कराने वाला हूं जो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में 20 से 25 नंबर आपको अकेली उस क्लास से देखने को मिलेंगे। दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा और एक भी क्लास मिस मत कीजिएगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।